Assalamualaikum everyone. uh, Welcome to this class of model making and technical drawing and construction. Today we are going to have a lecture about model making, and we will discuss your SketchUp work as I have give you this assignment of by using the arch draw some structure, either a colonnade or the any bridge structure. So have you done it? I think I have seen your assignments. काफी बच्चों ने तो कर लिया हुआ है. So आप सब अपने लैपटॉप से ऑनलाइन हो? Yes, ma'am. Because you are going to share your screen. Okay. फिर अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं. Who wants to go first? मैम मैं दिखा दूं? हाँ जी. ओके समन, आप अपनी फिर स्क्रीन शेयर करें. ओके मैम. मैम आपको शो हो रहा है? हाँ जी. ज़ैनब, एक सेकेंड समन. ओके मैम. हाँ जी, अब शो हो रहा है. मैम ये मैंने डोम बनाया था आर्चेस से. समन ये अच्छा ठीक है. और मैम ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था. बट समन ये आपने डोम जो बनाया है इसमें आर्चेस से किस तरह बनाया? मैम ये मैंने आर्चेस बनाकर इसकी जो दो आर्चेस रेड एक्सिस पे बना लिया था अपना ब्लू एक्सिस पे. उसके बाद मैम मैंने इसमें आर्च बनाई थी अपनी और फॉलो मी टूल करके. मतलब आपने पहले ये डोम ड्रॉ किया? यस मैम मैंने डोम की. मतलब आपने ये पहले नहीं ये जो आपने वो ग्लास डोम बनाया ये आपने पहले बनाया था या आर्चेस पहले बनाई थी? मैम मैंने आर्चेस पहले मतलब आर्चेस से डोम क्रिएट किया है ना मैंने. ओके. हाँ, ये आर्चेस टेबल कैसे है? मुझे ये समझ नहीं आ रही. मतलब आपने पहले अगर एक आर्च बनाई है तो वो गिर नहीं गई? वो बहुत ज्यादा आगे को है. नो मैम. गिर तो ये नहीं देखिए. सकती वो नो मैम. स्केचअप में. मैम मैंने उसकी पहले जो था ओके. फॉलो मी टूल करके उसका डोम बनाया है. उसके बाद फिर मैंने जो एक आर्च थी उससे मैंने जो था इसकी ये जो है ये वाला साइड बनाई है, साइड्स बनाई है फॉलो मी टूल करके. उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो उनको प्लेस किया है. ओके ठीक है. मैंने ये दूसरा आपने क्या बनाया? मैम ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था. इसमें मैंने जो है वो एक न्यू प्लगइन जो थी वो डाउनलोड की थी आर्चेस के लिए, तो वो मैंने ट्राई की है इसमें. अच्छा, वो कौन सी वाली आपने प्लगइन डाउनलोड की थी? मैम ये फ्रेडो स्केल है. अच्छा, ये फ्रेडो स्केल आपका हो गया था? क्योंकि मैंने भी ये फ्रेडो स्केल करने की कोशिश की थी, ये मेरे स्केचअप में हो नहीं रहा था. मैम इसके बेसिकली लिए एक ये और आर्चेस के लिए प्लगइन. यूज यस होता मैम. है ये वाला. इसके लिए एक और प्लगइन जो चलो थी दैट्स वो. गुड. अगर आपने वो नया से और मैम एक ये गोथिक आर्च अच्छा, थी वो फ्रेडो मैंने स्केल ट्राई की. के लिए एक और प्लगइन भी आपको डाउनलोड करनी पड़ती है. तो वो मैंने पहले वो वाली भी डाउनलोड की थी, बट आई डोंट नो वो मेरे स्केचअप में चली नहीं. मेरी चल गई थी. अच्छा, ये आपने विंडो बनाई है? मैम ये गोथिक आर्च थी तो वो मैंने ट्राई की थी. तो इसके अंदर जो आपने ये डिजाइनिंग की हुई है आपने खुद की हुई है? यस मैम ये मैंने इसको खुद. जूम इन करो जरा थोड़ा. ओके मैम. ओके मैम मैं पीछे से जूम इन ग्लास करो मूव इसे. कर देती हूँ. नहीं हो, मैं वैसे इसको रोटेट करो जरा. ओके मैम.
अच्छा, ये आपने कौन सा टूल यूज किया है इधर? मैम ये मैंने जो सिंपल ये आर्च वाला टूल था उसी से बनाया सारा, और फॉलो मी टूल से। नहीं, आर्च वाले टूल के साथ तो है। ये दरमियान में किस तरह बनाया है, ये जो आपने डिजाइनिंग की हुई है? ये मैम मैंने जो ये फर्स्ट आर्च थी ना, इसको फॉलो मी मैंने किया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको सारा कॉपी कर दिया था। फिर यहाँ पे जो मेरी एक्स्ट्रा लाइंस आई थी उनको मैंने डिलीट कर दिया था ऊपर से। ये बीच में ओपनिंग्स जो हैं ये कैसे क्रिएट की थी? मैम ऐसे ही आई थी। ये वाली जो बीच में ओपनिंग। ये देखिए ना, ये है। और इसमें मैंने ये कंप्लीट नहीं बनाई थी। जो ये वाली साइड है ना आर्च की, मैंने ये हाफ आर्च बनाई थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था। ओके, ठीक है। ठीक है, चलें, ठीक है। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? समन, बस आपने यही तीन है ना आपकी? यस मैम। मैम मैं ओके, दिखा दूँ? हाँ जी, महक आप स्टार्ट कर लो। मैम हो रही है शेयर आपको? जी अभी स्टार्ट हुई है शेयरिंग। मैम एक ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया आज से। दैट इज गुड, ठीक है। पीछे भी है इसके ना सेम, और ये बनाया है दोनों साइड पे। ठीक है। ठीक है, इसको जरा ऊपर नीचे जाओ इसके। इसमें वैसे अगर आप रेंडर्स इसके करोगे तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी वो आगे आप लोगों का इंशाल्लाह आई थिंक नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक वीडियो का एक एक्सटर्नल अरेंज हो गए हैं, तो फिर उनके साथ जो वो आपको जो है ना लेक्चर देंगी, तो उसमें फिर जब आपका हो जाएगा ना, तो आप इस ये जो आपने दरमियान वाला स्ट्रक्चर बनाया है, जब आप इसकी रेंडर लोगी ना तो वो बड़ा मजेदार आएगा। इसके शेडो पैटर्न्स बहुत अच्छे बनेंगे। मैम एक मैंने ब्रिज बनाया था। ये इसमें पहले आपने एक बड़ी आर्च बना के और फिर जी मैम। या आपने पहले एक ही, मतलब इसके अंदर तो एक ही बड़ी आर्च बनी होगी ना, ये सेमी सर्कुलर आर्च? मैम दो बनी है ना आज। हाँ जी, दो बनी है ना, वो एक ही आप उसको कॉपी भी फिर आगे कर सकती है ना, ठीक है। यस मैम, ये तीन बनाए हैं। ठीक है, दैट इज गुड। आप ठीक है। Now you can stop sharing. So who wants to go next? हाँ जी आयशा, you can share your screen now. हाँ, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी मैम ये मैंने मैम ये मैंने ब्रश बनाया है। अभी आयशा आपकी फोल्डर शो हो रहा है, वो नहीं शो हो रहा। आपके स्केचअप नहीं शो हो रहा, स्टक हुआ हुआ है। अब आपने आर्ट स्ट्रक्चर्स पे क्लिक किया। मैम अब शो हो रहा है? मुझे नहीं शो रहा, किसी और बच्चे को आयशा की स्क्रीन पे स्केचअप शो हो रहा है? नो मैम। मैम मैं एक सेकंड दोबारा करती हूँ।
आयशा आपका फोल्डर नजर आ रहा है? एक सेकंड ओके मैम। मैम अब शो हो रहा है आपको? अभी एक मिनट, अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। हाँ जी, अब शो हो रहा है। मैम ये मैंने ब्रिज बनाया था। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैम और ये नेक्स्ट क्या है? मैंने एक स्ट्रक्चर सा बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद मैम मैंने ये भी स्ट्रक्चर एक बनाया था आर्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद मैम मैंने ये भी आर्क्स के साथ एक और स्ट्रक्चर सा बनाया था। ठीक है। Okay, that is fine. You can stop sharing your screen, Aisha, now. ओके। So, who wants to go next? दुआ, ज़ैनब अजमल, साद और ज़ैनब ज़ाहरा। साद, आपने काम सबमिट भी नहीं अस्सलाम करवाया हो, वालेकुम आपने मैम। काम किया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ना 3-4 दिन वालेकुम से अस्सलाम। हॉस्पिटल में हूँ। मेरी बात ना हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आपने नहीं किया हुआ फिर? नहीं मैम, मैं 4 दिन हो गया हॉस्पिटल हूँ। ठीक है, फिर अब आप इसको फिर लेट सबमिट करवा दीजिएगा। मैम मैं आपको करवा दूंगा, बस क्या कर सकते हैं, अब लेट ही होगा काम। ओके, सो जो बच्चे लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे, आई थिंक जैनब और वो सॉरी समन और साद नहीं थे। आप लोगों को कल एक्सटर्नल लेक्चर है इंटीरियर डिजाइन ऑफ हॉस्पिटल पे ना, तो वो 9 o'clock है और आप लोगों ने उसको जरूर ज्वाइन करना है। साद स्पेशली, जो बच्चे आप लोगों ने स्पेशली ज्वाइन करना है उसको मैं आप लोगों को भी स्पेसिफिकली कह रही हूँ। ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को और बल्कि आई सेंड यू द लिंक एट 8:55 अराउंड ना, तो आप लोग सब तब ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि 9 बजे तक जब वो हो तो बच्चे ऑलरेडी क्लास में मौजूद हों। ठीक है, सो और आप लोगों ने एक्टिव लर्निंग रखनी है, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो साथ वुड यू बी एबल टू ज्वाइन इट? मैम आई विल ट्राई माय बेस्ट। इसकी स्पेसिफिक आपकी वेटेज होगी और अगर आप लोग नहीं ज्वाइन करोगे तो ये इसकी मार्किंग भी होगी ऑब्वियसली इस वाली अटेंडेंस की। जी तो आप दुआ, आपने हैंड रेस की है, डू यू वांट टू से समथिंग? महक, आपने भी हैंड रेस की है। That I don't want to sound insensitive, but आपका मतलब जितना हम लोग ऑन कैंपस भी थे तो पहले आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आपके मदर की तबीयत नहीं ठीक थी और अगेन अब आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। आई आई नो कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट ठीक है, अगर आपको मैं बाकी चीजों में लेवरेज दे रही हूँ कि आप लेट सबमिट करवा दो, आपकी पहले भी जब आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी आपने मुझे सारी असाइनमेंट्स लेट सबमिट करवाई थी, आई सबमिटेड दैट, ठीक है। लेकिन अब आई एम स्पेशली अरेंजिंग दैट लेक्चर फॉर यू पीपल। ठीक है, अगर आप लोग वो ज्वाइन मैम नहीं मैं करोगे ले तो आप लूंगा लोगों का लाजमी। एक तो पहली और
दूसरी बात ये है साथ कि ट्राई टू यू नो हैव अ डिसिप्लिन नाउ कि आप अपनी असाइनमेंट्स कोशिश करो. आई नो कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट जिंदगी में प्रेशर आते हैं और आपने दोनों चीजें ही मैनेज करनी है. ठीक है, तो क्योंकि आपको खुद भी पता है कि पूरा सेमेस्टर इसी तरह ही चला है, तो इसलिए जरा कोशिश करो. बाकी आपका अकाउंट का जो गूगल क्लासरूम का इशू था वो रिजॉल्व हो गया? नहीं मैम, उनको मेल भी किया उन्होंने, अभी तक साथ ओपन आपका नहीं गूगल किया. क्लास मैंने टेक्स्ट भी किया उनको, व्हाट्सएप पे मेल भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे वो लोग. आई डोंट नो, फरहीन का भी इशू है. अब मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स तो फिर आपकी सारी मिसिंग आती जाएंगी और फिर एट द एंड तो नहीं अब सारी इकट्ठी सबमिट होंगी. जी दुआ, डू यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, मैं शेयर करूँ. मेरा इंटरनेट एक्चुअली चल नहीं रहा हाँ जी, हाँ हाँ जी, आप शेयर करो. समन, आई थिंक आपको महक ने बता दिया होगा कि दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप लोगों ने ये कल वाला लेक्चर अटेंड करना है. यस मैम. तो इस आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि आप लोगों ने कल वाला लेक्चर जरूर अटेंड करना है. ओके मैम. मैम आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, दुआ स्क्रीन शो हो रही है. आप अपना स्केचअप खोलो. मैम ये आपको नजर आ रहा है? ठीक है, दैट इज फाइन. ये ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर है आई थिंक, या कॉलोनर्ड भी? यस मैम. नहीं, कॉलोनर्ड तो नहीं ब्रिज. बोल सकता, ये ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर. ये ब्रिज है मैम. जी. ब्रिज. ठीक है, दैट इज फाइन. मैम स्टॉप सो शेयरिंग. जी, हाँ जी, यू कैन स्टॉप शेयरिंग. नेक्स्ट कौन है? अभी जैनब, दोनों जैनब रहती हैं. मैम मैं कर दूं स्क्रीन शेयर? जी जैनब, यस यू कैन शेयर योर स्क्रीन. मैम ये एक स्ट्रक्चर बनाया था आर्चिस से, इसकी दोनों साइड्स ज़्यादा थी ओपन और ये इधर से ऐसे था. ठीक है. उसके बाद दैट मैम इज ये गुड. मैंने ऐसे ही बस ट्राई किया था डिफरेंट आर्चिस के साथ, और इसमें ठीक है, मैंने फिर ये भी एक मजेदार स्ट्रक्चर ही बन रही है जो आपने मतलब फ्री स्टैंडिंग आर्चेस बनाई हैं. इसके उसमें बस फिर मैंने एंड पे मटेरियल पुट किया था, और मैम साथ में मैंने ब्रिज बनाया था. ओके, दैट इज नाइस. आपने लाइट्स भी लगाई है ऊपर. यस मैम, फिक्सचर्स से ये वेयर हाउस है, ये भी ऐड किया था. ठीक है, दैट इज फाइन. Okay, now you can stop sharing your screen. Zainab, Zahra, आपने काम किया हुआ है, मेरा ख्याल है आपने काम किया हुआ है. यस मैम. हाँ जी, आपने काम तो सबमिट करवाया हुआ है. हाँ जी, तो फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें. शानसे ने नहीं अभी तक ज्वाइन किया. मैम हो रही है स्क्रीन शेयर. यस, आपका स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है. दैट इज नाइस ब्रिज. गाड़ियां भी चलाई हैं ऊपर. यस मैम. ओके, थोड़ा रोटेट करो.
That is good. मैम ये एक स्ट्रक्चर बनाया था आर्चेस से। ये आपने बड़ा मजेदार structure बनाया। मेरा ख्याल है वो महक ने भी कुछ इस तरह का बनाया हुआ था। That is good. और मैम ये एक पैसेज बनाया था पॉइंटेड आर्क से। ठीक है, ये सारी वो क्लास फिर आपने उसको मटेरियल कर दिया। That is fine. यस Good. मैम। It's good basically. So you can stop sharing your screen then up now. ओके मैम। अच्छा, एक और बात कि मैंने आप लोगों से आगे जो आप लोगों को काम कहा था इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो का, हर बच्चे को वो समझ लग गई थी? नो मैम, वो मुझे समझ नो नहीं आया मैम। था, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, वो आप लोगों ने क्या करना है उसके अंदर कि पहले तो आप लोगों ने दो काम है। एक छोटा सा काम है ये कि आप लोगों ने पहले देखना है कि हॉस्पिटल में कितनी काइंड्स ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, जो आपकी एचवैक पे रन करी होती हैं, ठीक है। और उसमें एक तो ये होता है कि जो भी आपका कहीं भी बेड मॉड्यूल होता है, मतलब सपोज अगर कोई आपका प्राइवेट रूम है या अगर वार्ड में आपके बेड हैं, तो हर बेड के पीछे ना वो आउटलेट्स लगी होती हैं, ठीक है। तो वो आपने देखना है कि वो कितनी काइंड ऑफ आउटलेट्स होती हैं, ठीक है, एक ये देखना है। और दूसरा जो है वो इन डिटेल काम है। आप लोगों ने जो मैंने आपको भेजे थे आईसीयू, सीसीयू, एक सेकंड में एक दफा दोबारा उसको खोल लेती हूँ। मैंने आप लोगों को जो भेजे थे, हाँ, आईसीयू, सीसीयू, एचडीयू, इमरजेंसी वार्ड बेड, और जो एक नॉर्मल वार्ड होता है। और अच्छा, अब ये जो हैं आईसीयू, सीसीयू, एचडीयू, इमरजेंसी वार्ड बेड और वार्ड, ये आपने इनका देखना है सिंगल मॉड्यूल। मतलब अगर एक आईसीयू का सिंगल मॉड्यूल क्या है कि वहां पे काफी मतलब सपोज अगर आपके 4 या 5 बेड पड़े होंगे, तो जो एक बेड है, ठीक है, उसका साइज क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आईसीयू में साथ पीछे मशीनरी भी होगी, उसमें आपको कितनी जगह चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी वहां पे आइदर कोई साथ चेयर होगी किसी अटेंडेंट के लिए या नहीं होगी, और उसके इर्द गिर्द सर्कुलेशन स्पेस कितनी होगी। एक बेड का मॉड्यूल जो है ना, वो आपने कंप्लीटली उसकी जो सारी कंसिडरेशंस जो है ना वो आपने देखनी है, ठीक है, कि उसके अंदर वो हम क्या क्या कंसिडरेशन उसमें। अब इस तरह होता है कि जिस तरह अगर आपका बेड है ना, तो उसमें बेड से पीछे जो है वो 3 फीट की जगह छोड़ते हैं, ठीक है, कि आपकी पीछे जो भी मशीनरी वगैरह आनी है वो आ जाए, ठीक है। और अगर आपकी ने कोई सिंगल पर्सन के लिए, एक अटेंडेंट के लिए अगर सिंगल चेयर पड़ी हुई है, तो वो चेयर राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है। और जिस भी साइड पे होगी, डॉक्टर ने एग्जामिनेशन के लिए किस साइड पे आना है, और जब उसने उस साइड पे आना है तो उसको कितनी सर्कुलेशन जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। तो ये वाली जो एक पूरे बेड के इर्द गिर्द का मॉड्यूल होगा ना, वो उसकी आपने कंसिडरेशंस देखनी है, ठीक है। और ये सारा टेक्निकल काइंड ऑफ डेटा ही होगा कि इसमें इधर 3 फीट जगह होनी चाहिए, इधर 3 फीट जगह होनी चाहिए, आगे इतनी जगह होनी चाहिए, एक हॉस्पिटल बेड का साइज कितना होता है, ठीक है। जिस तरह अगर आईसीयू बेड है तो उसका साइज क्या है, जो एक प्राइवेट रूम का बेड है उसका साइज क्या है। जी जैनब। मैम जो आपने एक एक स्पेसिफिक रूम हमें बताया जैनब, उसकी डायमेंशंस देखनी है, और जो आपने हमें वो सेंड की है फाइल, उसके अंदर से देखनी है, टीसीएस से नहीं देखनी। ये करना है ना? हाँ जी, मैं आपको टीएसएस। बताती हूँ। टीएसएस से आपने नहीं देखनी, ठीक है, आपने देखने हैं एआईए स्टैंडर्ड्स। एआईए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये हैं इनकी फुल फॉर्म है आर्किटेक्ट्स, आई डोंट नो, लेट मी जस्ट चेक। मैम वो इतनी बड़ी फाइल आपने पीडीएफ भेजा है। मैं आपको बताती हूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जो है ना, बेसिकली ये इसके स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने देखने हैं। अब आप ये कर सकते हो कि वो पीडीएफ जो है ना, देखो पहले तो थोड़ा सा ये बात है महक के ना, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो, आदत डालो थोड़ी सी रीडिंग की, ठीक है। जब तक आप रिसर्च की आदत नहीं डालोगे किसी भी फील्ड में ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। लेकिन अगर वो पीडीएफ काफी बड़ी भी हैं तो उसके अंदर से आपको डेटा तलाश करना पड़ेगा। अब जिस तरह या फिर आप लोग अगर गूगल पे इस तरह कर लो, मे बी आप लोगों को शायद गूगल पे मिल जाए कि इमरजेंसी बेड स्टैंडर्ड्स ऑफ एआईए स्टैंडर्ड्स ऑफ इमरजेंसी बेड, में भी आपको वो स्पेसिफाई की हुई मिल जाए, ठीक है। अब बाकी ये है कि आप लोग
कोशिश करो कि ये स्टैंडर्ड्स ही देखो। टीएसएस स्टैंडर्ड्स अगर आप लोग देखोगे तो वो बहुत मिनिमाइज स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आप उसके अंदर खुद थोड़ा सा देखो कि अगर एक पेशेंट है, उसने अपने बेड से उठना है, ठीक है, और अगर उसने सॉरी अगर एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, और उसके डॉक्टर ने आके उसको एग्जामिन करना है, तो एटलीस्ट उसके इर्द गिर्द 3 फीट की सर्कुलेशन, उसके बेड के इर्द गिर्द 3 फीट की सर्कुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके फ्रंट पे जो हमारा जो बेड होता है उसके फ्रंट के ऊपर एक टेबल होता है, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर पेशेंट की फाइल पड़ी होती है, तो वो कितनी जगह होनी चाहिए। आप एक दफा बेसिक स्टैंडर्ड्स जो हो ना वो टीएसएस से देख लो, ठीक है, कि एक बेसिक हॉस्पिटल के बेड का साइज क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को एक बेसिक स्टैंडर्ड्स पता चल जाएंगे जो कि बहुत मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और जो कि रिकमेंडेबल भी नहीं है। रिकमेंडेबल मैं आपको बता रही हूँ एआईए के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप फिर कोशिश करो कि आप उनको भी जरूर गो थ्रू कर लो, क्योंकि आप लोगों की जो ज्यूरी होगी वो जो ज्यूरर होगा वो तो फिर आप लोगों को एआईए स्टैंडर्ड्स ही पूछेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को भी कह भी रही हूँ कि अगर आप लोग ये कर लो, टीएसएस के स्टैंडर्ड्स देख लो, तो बेसिक एक देख लो फिर, ठीक है। समझ लग रही है आप लोगों को कि मैं क्या कह रही हूँ? मैम थोड़ी थोड़ी यस से मैम। मजाक नहीं कर समझ लग रही? आप लोग टीएसएस के स्टैंडर्ड्स देख लो अभी, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों को जो भी साथ एआईए के स्टैंडर्ड्स में मिलते हैं वो देख लो। जिसका दिल है कि वो एआईए के स्टैंडर्ड्स देख ले वो भी देख ले। बाकी ये है कि इफ यू डोंट वांट टू डू दैट को तो आप लोग टीएसएस के देख लो, जैसे भी आप लोग करना मैम चाहते हो। तो मैम फिर उसमें ये है कि जी आयशा। मैम अगर एआईए के स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो फिर तो हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे ना, अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड सारे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटीरियर के चीज़ें होंगी उसको हम लोग उसके डायमेंशंस तो फिर एक एक चीज़ की हम लिखेंगे ना, कि अगर बेड है तो साथ में टेबल्स की कितनी होगी। ऑब्वियसली वो जब आप एक पूरा मॉड्यूल, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आपके बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट का क्रक्स ही ये है। हॉस्पिटल डिजाइन में होता ही है कि आप एक एक मॉड्यूल डिजाइन करते हो। लाइक इफ सपोज अगर आपने आईसीयू डिजाइन करना है तो आपने एक मॉड्यूल डिजाइन कर लिया और आप उसी डिजाइन को रेप्लिकेट करते जा रहे हो, ठीक है। अगर आपने सीसीयू का एक मॉड्यूल डिजाइन कर लिया है वो आप उसी मॉड्यूल को रेप्लिकेट करोगे। आपने प्राइवेट रूम एक डिजाइन कर लिया है आप उसी को ही रेप्लिकेट करोगे। तो आप लोग एक दफा इस मॉड्यूल पे जब काम कर लोगे तो आप लोगों ने आगे यही डिजाइन करना है और इसी को ही आप लोगों ने रेप्लिकेट करना है। अलॉन्ग दैट आप लोगों ने जो इंटीरियर का हमने इससे पहले सारा डेटा किया था कि फिनिशेस क्या होंगी, वो वाली सारी चीजें आएंगी। तो बेसिक आपकी सिर्फ यही चीजें हैं इसके अंदर जो अभी आप लोगों की हैं। तो इसमें फिर आपने हर, जिस तरह आयशा बात कर रही है, हर एक एक चीज की डिटेल आपने लेनी है, डायमेंशंस लेनी है। जब भी आप एक बेड का मॉड्यूल जो है वो आप करोगे तो उसमें फिर आपने जो है ना हर एक चीज की डायमेंशन लेनी है। बेड की विड्थ कितनी होगी, बेड की लेंथ कितनी होगी, बेड के इर्द गिर्द सर्कुलेशन कितनी होगी, बेड के पीछे सर्कुलेशन कितनी होगी, और अगर एक चेयर भी साथ आ रही है तो उसकी सर्कुलेशन कितनी होगी। तो इसमें ये है आईसीयू है, सीसीयू है, एचडीयू है, इमरजेंसी वार्ड बेड है, और एक जो आपका जनरल वार्ड होता है। उसके बाद नर्सिंग यूनिट है। नर्सिंग यूनिट जिस तरह हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जो आपके वार्ड्स होते हैं या फिर जहाँ आपके प्राइवेट रूम्स होते हैं तो वहाँ एक नर्सिंग स्टेशन होता है। नर्सिंग मैम ये स्टेशन इज तो लाइक रिसेप्शन जो हम लोगों ने बनाई है। जी मैम ये तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट हो जी जाएगी, मैम। बहुत ज्यादा इसमें डाटा आ जाएगा। मैम इसमें से हम कुछ मैम स्टेप्स अभी कर। म- हाँ जी आयशा। मैम इसमें से कुछ जो है मैं यूनिट्स अभी कर लेते हैं और बाकी कुछ बाद में कर लेंगे। मैम ये ज़्यादा डिटेल नहीं हो रहा। यस मैम, हाफ करते हैं। यस मैम ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। और मैम ये काम भी बहुत ज्यादा है। देखो अभी आप लोगों के पास आगे कितना टाइम रह गया है। आप लोगों के पास सिर्फ 3 वीक्स रह गए हैं। जनवरी के एंड में आप लोगों के फाइनल्स है। तो अगर आप उनको देखो तो आप लोग डिजाइन कब करोगे फिर हॉस्पिटल? अभी इसके बाद आप लोगों ने केस स्टडीज भी करनी है, उसके बाद आपका डिजाइन का फेज भी है। तो मैम लिटरेचर पे ही आप लोग पेपर खुद ले लें। बता दो। हम लोग
लिटरेचर पे पेपर नहीं लेना मैंने। देखो आप लोगों को एक ये काम किया जा सकता है कि आप लोग जो है वो फाइनल डिजाइन ही ये करो कि आप लोग एक आईसीयू का मॉड्यूल डिजाइन कर लो आइसोलेशन में, मतलब आपको पूरा हॉस्पिटल के अंदर उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। सीसीयू एक आइसोलेशन में सीसीयू का एक जो है सीसीयू का एक आप मॉड्यूल डिजाइन कर लो। आप लोग समझ रहे हो ना मॉड्यूल से अब के मैं क्या कह रही हूँ? मैम मॉड्यूल समझ लग मतलब रही है कि सिंगल मॉड्यूल बेड अगर ना? मैं कह रही हूँ कि आईसीयू का एक ओके मैम। देखो एक जो सिंगल बेड होता है ना वो एक एक उसके इर्द गिर्द पूरी एक अपनी सर्कुलेशन होती है। दैट इज वाई हम उसको सिंगल बेड नहीं कह रहे हैं, हम उसको मॉड्यूल कह रहे हैं। आप मैम लोगों ने अभी इसके स्टैंडर्ड्स देखने हैं सिर्फ मैम मॉड्यूल स्टैंडर्ड्स ना? हाँ जी जी जैनब ज़हरा। मैम ये वैसे ही है ना जैसे हमने जैनब आपने रेस्टोरेंट के हैंड रेज सारे किया था। स्टैंडर्ड्स देखे थे, तो बस हाँ जी वैसे ही करना है ना? जिस तरह आपने रेस्टोरेंट्स में, हाँ जी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे करना है। देखो आप चाहे अगर अब एआई के जो मैं स्टैंड पे सीख रही थी उन्होंने रिटर्न लिखे हुए हैं, मतलब रिटर्न इन सेंस के पेशेंट का एक बेड के इर्द गिर्द 3 फीट या जितनी भी फीट जगह होनी चाहिए, ठीक है, वो उन्होंने रिटर्न लिखे हुए हैं। जो अगर आप टीएसएस खोलते हो तो टीएसएस में जो है ना आपको ग्राफिकल डेटा मिल जाता है कि उन्होंने बेड बनाया हुआ है, बेड के इर्द गिर्द डायमेंशन लगाई हुई है कि इतनी, और वो बहुत मिनिमम डायमेंशन है। तो उसमें तो आपके लिए ये तो बहुत थोड़ा इजी ही होगा जब आप इनके करोगे। लेकिन ये है कि कंसल्टेंट रूम, पेशेंट बाथरूम, आप लोग ये क्या एक मिनट मुझे ना पहले एक्सप्लेन करने दो कि आगे नर्सिंग यूनिट क्या है। किसी को आइडिया है नर्सिंग यूनिट क्या होता है? फिर अभी हम देख लेते हैं कि क्या करना है। मैम जहाँ नर्सेज होती हैं। किसी को आइडिया नहीं है नर्सिंग? नहीं नर्सेज एक तो होता है आपका या ना मैम जो जहाँ पे हॉस्पिटल जो का सिस्टम इंजर्ड जो होता है लोग ना वो होते वर्क हैं इस तरह करता है। एक्सीडेंट्स वगैरह वाले, वहाँ मेरे ख्याल से। देखो जहां भी आपके वार्ड्स होते हैं, ठीक है, मे बी अगर आपने जिना हॉस्पिटल विजिट किया हो तो, या कोई भी हॉस्पिटल विजिट किया हो तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो जहां पे अगर एक आपके पूरे प्राइवेट रूम्स होते हैं ना तो उसके पास या तो एक नर्सिंग एक यानी मतलब एक एक प्राइवेट रूम्स के पास एक नर्सिंग स्टेशन होता है। फिर अगर आपके वार्ड्स होते हैं तो वार्ड्स के पास एक नर्सिंग स्टेशन होता है। वो नर्सिंग स्टेशन ये होता है कि एक रिसेप्शन टाइप की जगह होती है, वहां पे ऑन ड्यूटी 24 आवर्स इस तरह ड्यूटीज जो है वो शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है। 24 आवर्स वहां पे 2 या 3 नर्सेस हमेशा मौजूद होती हैं और वो जितने भी पेशेंट्स होते हैं प्राइवेट रूम में या फिर वार्ड में वो उनकी लुक आफ्टर कर रही होती हैं। क्योंकि डॉक्टर ने जो होता है वो एक दिन में 2 दफा राउंड लगाना होता है, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। एक बंदा अगर आपका कोई ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप में है या वो रिकवरी में है या वो आईसीयू में है तो डॉक्टर जो है वो एक मॉर्निंग में राउंड लगाएंगे, एक इवनिंग में राउंड लगाएंगे। तो बाकी सारा टाइम पे उनकी जो उनके ऊपर की पर्सन हु इज कीपिंग एन आई ऑन देम इज आर द नर्सेस, और वो वहां बैठी होती है कि उनका वो नर्सिंग स्टेशन होता है, ठीक है। उस नर्सिंग स्टेशन में आप लोगों को ये देखना होगा कि भाई क्या क्या उधर उन लोगों की उधर फाइलिंग वगैरह, फाइलिंग का सारा सिस्टम होता है, ठीक है। हर पेशेंट की फाइल वगैरह होती है। तो अगर हम वो रिसेप्शन टाइप जो डेस्क है वो बना रहे हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए, उधर कितने कितने कंपार्टमेंट्स होने चाहिए और एक नर्सिंग स्टेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। जो नर्सिंग यूनिट है या नर्सिंग स्टेशन है उसका मतलब ये है, ठीक है। अभी और उसके बाद जो है वो है कंसल्टेंट रूम है। कंसल्टेंट रूम वो है जो आप लोग ओपीडी में जाते हो आउटडोर पेशेंट में। तो उसमें जिस तरह अगर हम लोग जाते हैं कि भाई मेरे कान में मसला है तो हम ईएनटी डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाने जाते हैं तो देयर इज अ कंसल्टेंट रूम जहाँ पे कंसल्टेंट बैठा होता है और वहाँ पे एक साथ स्ट्रेचर भी पड़ा होता है उस कमरे में। स्ट्रेचर इज फॉर के जो भी अगर आपने उस टाइम पे उन्होंने कोई आपका एग्जामिनेशन करना है तो वो होगा एक, ठीक है, और एक टेबल चेयर होगा और सामने पड़ी होंगी। तो नॉर्मली हम जाते हैं ओपीडी में चेक करवाने, ठीक है। तो वो एक कंसल्टेंट रूम है।
उसके बाद पेशेंट बाथरूम है। पेशेंट बाथरूम में मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जांपल बताई थी कि आप लोगों ने 5 फीट का रेडियस लगाना है ताकि आपकी जो है वो चेयर पूरी रोटेट कर सके। फिर एक जिस तरह नॉर्मल वॉशरूम होता है, ये उस तरह के नहीं होते। इनमें एक तो ये है कि बाथरूम का दरवाजा जो है वो कमरे के अंदर खुलना चाहिए। ये छोटी छोटी सी कंसिडरेशन है कि आपने जो आपके बाथरूम का दरवाजा है वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह नॉर्मली हम लोगों के बाथरूम होते हैं कि दरवाजा जो है वो एक साइड पे होता है, ठीक है, आइदर इट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। बट जो हम लोगों के इस तरह पेशेंट वॉशरूम्स होते हैं उनका दरवाजा दरमियान में होता है, दरमियान में होता है, और वो अंदर जाए ताकि एक तरफ जो है वो आपका सिंक हो, एक तरफ जो है वो आपकी WC हो, ठीक है, और दरमियान में आप अपनी व्हील चेयर जो है उसको रोटेट कर सको, ठीक है। ये एक व्हील चेयर वाले के लिए। और यही इसी तरह सिमिलर जो है वो अगर कोई नहीं भी व्हील चेयर वाला, लेकिन अगर वो कोई पेशेंट है तो आपका वॉशरूम इसी तरह बनेगा। तो पेशेंट वॉशरूम की कंसिडरेशंस भी आपको TSS में मिल जाएंगी, ठीक है, और कंसल्टेंट रूम की भी मिल जाएंगी, नर्सिंग स्टेशन की भी मिल जाएंगी। अभी तक किसी ने हॉस्पिटल टाइपोलॉजी खोलकर देखी है TSS में? किसी ने देखी है? नहीं नो देखी मैम। तो यही बता दें कि नहीं देखी मैम। अब आप लोगों को अभी तक जो हम पहले सारा डेटा कह रहे थे वो ज्यादा आपकी इंटीरियर फिनिशेस थी। अब जो है वो टेक्निकल डाटा है, ठीक है। उसके लिए अब आप लोगों ने TSS ही देखनी है। एक दफा आप TSS गो थ्रू करो, ठीक है। अभी के लिए आप लोग TSS ही गो थ्रू कर लो, ठीक है। ओके मैम। फिर हम कल आप लोगों का लेक्चर है, देखते हैं फिर भी आप लोगों को क्या बताते हैं। तो अगर आप लोगों ने अब TSS देखनी है तो उसमें भी आप लोग चाह रहे हो कि फिर हम इसमें डाटा कम कर लें? यस मैम। आप लोगों ने जो केस स्टडीज करनी है वो आप लोगों ने जाकर करनी है। हम लोगों के यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बेसिकली दे आर नॉट वेल डिजाइंड, बट यू हैव टू गो देयर, क्योंकि आप लोग एटलीस्ट हॉस्पिटल का जो है ना वो फंक्शन समझ सको कि अंदर हो क्या रहा है, सब चीजें किस तरह वर्क कर रही हैं, ठीक मैम है। इन दैट हॉस्पिटल रिगार्ड जाना आप पड़ेगा? लोगों जाना ने जो है पड़ेगा। वो कोई भी नहीं जाने देगा घर से फिलहाल। यस मैम। मुझे एक बात बताओ, फिर मैं क्या करूं? मैं आप लोगों को कैसे हॉस्पिटल सिखाऊं? हम अगले सेमेस्टर में सिखा दीजिएगा, अभी रहने दें। ठीक है, अभी ना। मैम अभी आप नहीं इंटरनेशनल बाकी केस अभी स्टडी अभी नहीं पॉसिबल। देखो वो मैं इंटरनेशनल केस स्टडीज आप लोगों को देनी तो इंटरनेशनल केस स्टडीज हैं, ठीक है, लेकिन द थिंग इज के आपको उसके अंदर चीजें नहीं पता चलेंगी। मतलब देखो अभी नर्सिंग स्टेशन इज द बेसिक थिंग। अगर अभी आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है तो वो आप लोग ऑनलाइन जितनी भी केस स्टडीज करते रहोगे, जब तक आप फिजिकली जाकर उन चीजों को देखोगे नहीं ना कि किस तरह वर्क कर रही होती हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ठीक है, आप लोग इस तरह करो कि जो है वो मत जाना, ठीक है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल फिर हम 2 या 3 केस स्टडीज करेंगे। उसके बाद फिर डिजाइन भी करना है। अब आप लोग, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग कम कर देते हो तो आगे हमारे पास टाइम नहीं है। मैम हम लोग टाइम पे कर लेंगे सारा काम। मैम ये टाइम वाला पे जो आप लोग तो आपने कर अब लोगे, लेकिन असाइनमेंट द थिंग इज ना कि जी जैनब, मैम जो आप ये असाइनमेंट दे रही है ना, ये हम नेक्स्ट वीक तक कर लेंगे ना, ऐसे तो भी फिर हम केस स्टडी स्टार्ट कर लेंगे। अभी आप लोगों की है डेट, नेक्स्ट वीक आपका एंड हो रहा है 8th पे, और उसके बाद है 15th, उसके बाद है, अच्छा चलो हम लोग इसको इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको फ्राइडे तक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो ये आप लोगों का मंडे तक मैं आप लोगों को कह रही थी ना सबमिट करवाना है, तो हम इसको फ्राइडे तक कर लेते हैं। इज दैट फाइन? यस नेक्स्ट मैम। फ्राइडे तक। यस यस मैम। मैम। फिर इसके अंदर अभी आप लोग TSS देख लो, ठीक है, और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग AIA के कुछ तो देखो कि किस तरह होता है। आप लोगों को एक बेसिक सिर्फ पता चल जाएगी ना कि
हाउ टू सेंसिटाइज द थिंग्स बेसिकली, कि किस तरह से आपने हॉस्पिटल के इर्द गिर्द खुद चीजें आप फिर खुद ही स्टैंडर्ड्स जनरेट कर लोगे। एक दफा आपको पता चल जाएगा ना कि एक बंदे को मूव करने के लिए इतनी जगह चाहिए, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल एरिया इतना है, तो वो आप आगे फिर खुद ही कर लोगे। लेकिन ठीक है, अभी के लिए आप टीएसएस कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग जिसका दिल चाहे वो ये भी कर ले, क्या कहा जा सकता है। ठीक है। यस मैम। और मैम आपसे पूछना था कि जो इज एचआर दैट एचआर के बारे में आपने बताया है, मैम एचआर में हम लोगों ने सिर्फ काइंड्स ऑफ गेसेस बतानी है? एचआर नहीं, HVAC डिजाइन। आपने उसके अंदर HVAC नहीं देखना, वो ये होता है कि वो गैसेस के पाइप्स उस HVAC में रन, वो सॉरी डक्टिंग में रन कर रहे होते हैं। HVAC जो होता है ना, वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जिस तरह हॉस्पिटल की जो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर दिया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हॉस्पिटल में ऊपर जो आपकी फ्लोर के साथ जो डक्टिंग चल रही होती है वो काफी ज्यादा होती है। उसके अंदर आपके HVAC के पाइप्स चल रहे होते हैं, उसके अंदर जो आपकी गैसेस होती हैं हॉस्पिटल की वो वाले पाइप्स चल रहे होते हैं, फ्रेश एयर के पाइप्स चल रहे होते हैं। उसके अलावा लाइटिंग की वायरिंग वगैरह भी सारी उसके अंदर चल रही होती है। और अगर जो बाकी जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है जिसमें वो स्प्रिंकलर्स वगैरह होते हैं, वो सारे भी उसके अंदर रन कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ गैसेस वाला देखना है कि हॉस्पिटल में आपने सिंपल एक सर्च ये करनी है कि हॉस्पिटल में कितनी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर इन हॉस्पिटल, और जो आप लोगों की आउटलेट होती हैं वो कितनी आउटलेट्स होती हैं गैसेस की। एक मिनट, समझ लगी आयशा? यस मैम। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ गैसेस देखनी है बेसिकली। मैं ना अभी एक चीज ढूंढ रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बेसिकली ना आपकी ऑक्सीजन ही होती है उसके अंदर और नाइट्रस गैस होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो हर वार्ड में सप्लाई की जाती है और हर बेड में सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन वो सप्लाई होती है जो आप लोगों की पीछे से आपने लगानी होती है। आपने देखा ना पेशेंट्स के मुंह पे अगर अक्सर आपका ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, तो वो ऑक्सीजन किधर से आ रही होती है? वो ऑब्वियसली किसी पीछे आउटलेट से आ रही होती है ना। तो वो जो है वो ऑक्सीजन गैस होती है, और दूसरी एक नाइट्रस गैस होती है जो कि स्मॉल अमाउंट्स में हम लोग सेव करते हैं, और वो स्पेसिफिक एरियाज में सिर्फ रिक्वायर्ड होती है और सिर्फ वो वहां तक जाती है। तो बाकी आप लोग इसको एक दफा खुद भी गो थ्रू, मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ करो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या गैसेस का मकसद क्या होता है उसमें। मैं आप लोगों को जितनी मर्जी दफा बताती रहूँ ना मैं वो बातें बता चुकी होती हूँ लेकिन फिर आप लोगों को पता नहीं होती, तो इसलिए एक दफा खुद भी इस चीज को गो थ्रू करो। बाकी मैम 1 बार बार सेकेंड एक्सप्लेन मैं ना करें अलग अलग तरीकों से, सारा कंफ्यूज हो रहा है। क्या करूं फिर, बताओ ना एक्सप्लेन करूं? नहीं, या हम देखेंगे ना तो फिर हमें जब समझ नहीं ना आएगी फिर हम उस तब पूछ लेंगे। अभी बस अब यही और ना समझाइएगा। कंफ्यूजिंग हो रहा है और ज्यादा। अब ये है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को ना जो हम लोगों की यहाँ की लोकल हॉस्पिटल है, किसी एक हॉस्पिटल की केस स्टडी वैसे आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, मतलब उसके ऊपर एक लेक्चर दे दूं, आप लोग आ जाओ। लेकिन ये है कि आप लोगों ने फिर ऑनलाइन केस स्टडीज करनी है। अब एक वीक का स्केड्यूल अब ये है कि आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है वो ये कर लेना है,
ये वाला काम कर लेना है जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा हुआ है। इसका मैं एक दफा गूगल क्लासरूम पे फोल्डर भी बना दूंगी और उसके अंदर भी सब चीजें ऐड कर दूंगी। फिर आप लोग ये आपका 8 फ्राइडे तक ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक है 15 वाला, उसमें आप लोगों ने हॉस्पिटल की केस स्टडीज करनी है और वो तकरीबन मेरा ख्याल है 2 to 3 केस स्टडीज तो करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास 2 वीक्स होंगे और उन 2 वीक्स में आप लोगों ने डिजाइन करना है। मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को कोई भी एक मॉड्यूल जो है हॉस्पिटल का, वो आप लोग उसको डिजाइन करो और उसका स्केचअप पे 3D बना लो। जिस तरह मॉड्यूल की मैं बात कर रही हूँ ना, आईसीयू वगैरह, तो वो जो भी अगर हम मॉड्यूल बना रहे हैं उसको हम आप लोग एक दफा स्केचअप पे भी बना लो और साइड बाय साइड जो आप लोगों की स्केचअप की क्लास होगी उसमें बीडे का लेक्चर भी आप लोगों का एक दफा दो लेक्चर्स आई थिंक वो मैं आपके करवा दूंगी, तो आप लोगों को वीरे का भी आइडिया हो जाएगा। फिर जब आप लोगों को वीडियो का भी आइडिया हो जाएगा तो आप लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट में 3D के रेंडर्स भी साथ लगा सको। तो दिस वुड बी द एंड प्रोडक्ट। तो खुद भी आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज करना है कि आप लोगों ने ये सारा टाइम किस तरह मैनेज करना है, मतलब आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अब ये आपके पास 2 वीक्स होंगे जिसके अंदर आपने डिजाइन करना होगा और आप लोगों ने पूरा हॉस्पिटल डिजाइन नहीं करना। ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था कि आप लोगों ने पूरा हॉस्पिटल डिजाइन नहीं करना। या तो मैं आप लोगों को एक हॉस्पिटल का प्लान दूंगी, ठीक है, उसके अंदर आपने चेंजिंग्स करनी है, या अगर आप लोग हॉस्पिटल का प्लान नहीं भी होता, वैसे तो वो मेरे पास है, लेकिन अब मैं वो देखती हूँ कि या फिर हम लोग ये कर लेंगे कि अगर टाइम कम हुआ तो जो मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए हैं तो वो आप आइसोलेशन में एक एक मॉड्यूल डिजाइन कर लो उसका, और उसके अंदर जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं वो जिस तरह के भी मटेरियल्स हैं वो लग जाएं, और साथ उनका आप 3D डिजाइन कर लो ताकि वो जो भी आप मटेरियल्स बता रहे होगे वो आपके पास 3D में भी होंगे। इस तरह आपकी स्केचअप की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को जब रेंडरिंग का वीरे का वो सिखा देंगे तो उसके बाद फिर आप लोग मतलब ये कि उसके रेंडर्स भी निकाल सकोगे। तो इज दैट फाइन? सबको समझ लगी है? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, फिर आई थिंक दैट इज ऑल अभी के लिए। मैम अब कल हम लोगों का 9 बजे वो वाला लेक्चर है। जी आयशा। मैम जो मेथड एंड मटेरियल्स की असाइनमेंट थी उसमें मैम मैं वो देख रही थी मैम, एप्लीकेशन प्रोसेस में हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस करेंगे कि वो इंस्टॉल कैसे होती है 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग। बेसिकली एप्लीकेशन और इंस्टॉलेशन आर द सेम थिंग। एप्लीकेशन में मुराद ये, इंस्टॉलेशन एक वो होता है ना कि जिस तरह आप टाइल इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन जो है एपॉक्सी जो है वो उस तरह से इंस्टॉल नहीं ना होती, उसकी कोटिंग लगती है, तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन का वर्ड यूज किया था, बट वो सेम है। आप आइदर और उसको मैम इंस्टॉलेशन समझ लो या एप्लीकेशन समझ लो, बेसिकली आपने ये बताना है बस। जी। कॉम्पोजिशन ऑफ एपॉक्सी रेजिन मोटार जो था वो डिफरेंट नहीं है, वो उसकी सेम ही है। देखो कुछ चीजें मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ कि आप लोग ताकि जब मैं आप लोगों को क्लास में लेक्चर दे रही होती हूँ, स्पेसिफिकली दिस ऑनलाइन लेक्चर, मुझे पता है कि सबकी उस तरह से अटेंशन नहीं होती। कुछ चीजें मैं ऑन रिपीट आप लोगों को असाइनमेंट में भी इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज अच्छी तरह पता चल जाए। अब जो कॉम्पोजिशन है वो भी 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग की कॉम्पोजिशन भी वही है जो नॉर्मल एपॉक्सी फ्लोरिंग की कॉम्पोजिशन होती है। ओके मैम। समझ लग गई है आयशा? यस मैम। मैम मैंने बस ये पूछना था कि इंस्टॉलेशन में तो हम लिख देंगे, कॉम्पोजिशन में मतलब कि किस टाइप का लिखेंगे वो नहीं मुझे समझ लग रही थी। कॉम्पोजिशन वही है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। एपॉक्सी की कॉम्पोजिशन किस तरह बनती है, वो आप में भी गूगल कर लो कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एपॉक्सी। तो उसमें आपको वही वो चीज आएगी कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डनर होता है, रिजन होता है और साथ केमिकल कोई फिलर होता है। तो वो वाली चीजें आएंगी। अब उसके अंदर ये है कि जो आपकी 3D एपॉक्सी वाली होती है उसमें पिगमेंट नहीं डलता, कोई भी कलर नहीं चलता, वो कलरलेस ही रहता है, और वो उसको हम कलरलेस जो पिगमेंट कलरलेस जो अपॉक्सी फ्लोरिंग होती है वो हम ऊपर लगाते हैं। नॉर्मल अपॉक्सी फ्लोरिंग और जो 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग की कॉम्पोजिशन में फर्क सिर्फ ये है कि उसमें पिगमेंट नहीं डालते 3D अपॉक्सी फ्लोरिंग में, क्योंकि हमें उसमें ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है, ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए होता है,
बेसिकली। तो वो नेचुरली इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बताया था। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। You're welcome. I think that is all. कल फिर I'll see you all tomorrow at 9 o'clock. So I'm going to end this lecture now. If you have any questions. No questions? No मैम। Okay, everyone stay safe. Take care. Allah Hafiz.